प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जीएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टूडेंट, रसायन विज्ञान का अनसॉल्व्ड पेपर जो हल कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट मैं। और सेट नंबर 1 है 2023 का, ठीक है, जिसका कोड नंबर है 347 CA। आज से मैं स्टूडेंट आपके लिए पर डे प्रतिदिन मैं रसायन विज्ञान क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल कराऊंगा। और स्टूडेंट मैं आपके लिए फ्री वीडियो आपको देता रहूँगा। और इसी प्रकार से स्टूडेंट मैं आपके लिए बायोलॉजी की भी अनसॉल्व्ड पेपर उसका भी हल कराऊंगा मैं, और उसका भी मैं आपके लिए फ्री में वीडियो आपके लिए मैं भेजता रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और ऐसे वीडियो रोज़ पाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट, जहाँ पर स्टार लगा है, तो आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जहाँ स्टार लगा है वह क्वेश्चन हमें बिल्कुल नहीं करना है। यानी कि मतलब यह क्वेश्चन पूरा पूरा हट गया है, ठीक है। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ठोस अवस्था का है। आपके एग्जाम में क्या है, ठोस अवस्था का पूरा चैप्टर क्या कर दिया गया स्टूडेंट, डिसमिस कर दिया, हटा दिया गया है। इसीलिए आपको पूरा पूरा वह चैप्टर नहीं पढ़ना, ठीक है। हमें वह क्वेश्चन हल करना है जो हमारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा हम क्या जान सकते हैं कि हमारा कक्षा 12 रसायन विज्ञान अनसॉल्व्ड पेपर सेट नंबर 1 है, कोड है 347 CA। आपको मैं बता चुका हूं। हम शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 का खा से, क्योंकि एक का हमारा हट चुका है, ठीक है। तो 1 का खा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। देखिए, कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया स्टूडेंट। हम चलते हैं इसका उत्तर की तरफ कि हमारे इसका उत्तर क्या है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा पूछ रहा है कि कितनी मात्रा है इस विलयन में, ठीक है। तो देखिए हम निकालेंगे ग्लूकोज की मात्रा, ठीक है। तो देखिए उत्तर आपको डाल लेना है, बड़े यहाँ अच्छी तरह से आपको लिखना है। ये देखिए हमारा पड़ गया क्या, उत्तर, ठीक है। तो आपको उत्तर डाल करके ही लिखना है। तो क्या लिखना है इसमें, ग्लूकोज की मात्रा कह रहा है, तो हम लिखेंगे ग्लूकोज 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 की मात्रा। तो ग्लूकोज की हमसे पूछा है कि मात्रा कितनी होगी इस विलयन में, ठीक है। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारा विलयन कितना, 200 ग्राम विलयन है, ठीक है। तो 200 ग्राम हम लिखेंगे, 200 ग्राम विलयन है हमारा। और कह रहा 10% हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज है। तो इसका हम 200 का स्टूडेंट, हम अगर 10% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस विलयन में ग्लूकोज कितना है और कितना नहीं है, ठीक है। हमें यही पता करना है कि विलयन में जो है 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज कितना है। तो ठीक है स्टूडेंट, देखिए 200 गुणे 10% इसका निकाल में देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है 10% दिया हुआ है। अगर इसका हम परसेंट हटाएंगे तो हम 100 का भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा। तो आंसर हमारा क्या कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर हमारा आ जाएगा 20 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। जो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 ग्राम, यही हमारा क्या है, राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि मतलब विलयन में हमारा कितना है, 200 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, 200 ग्राम। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 का खा का तीसरा नंबर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 1 का ग हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के 2.3 गुणे 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स है, अभिक्रिया की कोटि होगी। यह हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट कि अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। हम यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि जो स्टूडेंट, हम मात्रक से ही पहचानेंगे हमारे पास मात्रक क्या लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है, शून्य कोटि की जो होता है स्टूडेंट, शून्य कोटि का जो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो मात्रक स्टूडेंट, सबसे पहले मैं वही लिखे दे रहा हूँ। तो क्या होता है स्टूडेंट, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये होता है हमारे पास स्टूडेंट शून्य कोटि के लिए, ठीक है। और हमारे पास स्टूडेंट प्रथम कोटि के लिए जो होता है हमारे पास प्रथम कोटि, तो मैं बता दूं यहाँ पर प्रथम कोटि के लिए जो होता है स्टूडेंट, उसके होते हैं समय इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, घंटा इनवर्स, मिनट इनवर्स, ठीक है। मैं एक लिखे दे रहा हूँ, समय इनवर्स यानी मिनट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सेकेंड इनवर्स हो गया, और हमारे पास मैं लिखे दे रहा हूँ मिनट इनवर्स,
और हमारे पास होते हैं स्टूडेंट इसके आगे भी, ठीक है। ये हमारे पास प्रथम कोटि अपक्रिया के जो मात्रक हैं, ठीक है। और हम देखेंगे स्टूडेंट द्वितीय कोटि के लिए, तो द्वितीय कोटि की जो अपक्रिया का जो द्वितीय कोटि की जो मात्रक होता है स्टूडेंट, द्वितीय कोटि का, तो द्वितीय कोटि की जो हमारे पास मात्रक होता है वह होता है स्टूडेंट लीटर और मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो स्टूडेंट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हमारा जो हमारे पास क्या लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो किसका है, द्वितीय कोटि का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द्वितीय कोटि, ठीक है। इसके बाद अब ये भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप मात्रक में जो है भुला ना जाए, तो आप मात्रक जरूर नोट कर लीजिएगा तीनों के तीनों। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट एक का हमारा घा क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्षारक जो RNA में नहीं होता है, यही कह रहा है ना कि जो क्षारक है वो कौन सा क्षारक है इनमें से जो RNA में नहीं होता है। नंबर 1 एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इसका चलेंगे आंसर की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, तो हम चलेंगे, सबसे पहले आप उत्तर डाल लीजिएगा। तो स्टूडेंट आप उत्तर डाल लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं बता दूँ कि RNA में कितने क्षारक होते हैं, ठीक है। तो हम बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, RNA में कौन कौन से क्षारक होते हैं। RNA होता सबसे पहले स्टूडेंट एडिनिन और यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास होता है एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन और साइटोसिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास RNA में नहीं है, कह रहा है ना। तो स्टूडेंट एडेनिन होता है, ठीक है। और हमें देख सकते हैं यूरासिल है, यहाँ पर यूरासिल लिखा हुआ है, यूरेसिल जबकि होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या ग्वानिन भी लिखा हुआ है, मगर स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर साइटोसिन, मगर यहाँ पर साइटोसिन नहीं है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कौन सा क्षारक नहीं है। तो ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या स्टूडेंट क्षारक दिखे जा रहे हैं कि नहीं दिखे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे एडेनिन, ग्वानिन और क्या स्टूडेंट हमारे पास थायमिन है और यूरासिल है, ठीक है। और इसके बाद मैं बता दूं सबसे पहले कि डीएनए में भी क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए में कौन कौन से क्षारक होते हैं, वो होता है स्टूडेंट एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। क्या होता है, ये तीनों की तीनों, ये चारों के चारों होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। आप देख सकते हैं जो थायमिन है ना, थायमिन किस में होता है, डीएनए में होता है। यहाँ पर थायमिन है, तो देखिए आरएनए में थायमिन नहीं होता है ना, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आरएनए में नहीं होता है, कौन, थायमिन। जबकि आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों जो स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, तीनों के तीनों जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थायमिन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते प्रिय स्टूडेंट, एक का हमारा अंगा क्या कह रहा है कि कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है, कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। नंबर 1 हमारे बेंजोइक अम्ल, नंबर 2 टॉलुइन, नंबर 3 बेंजाल्डिहाइड, नंबर 4 है फॉर्मिक एसिड। मैं बता दूं स्टूडेंट, जो कैनिजारो अभिक्रिया है केवल और केवल वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। क्या कह रहा है स्टूडेंट, केवल कैनिजारो अभिक्रिया वही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, जो कैनिजारो अभिक्रिया क्या करेगी, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वह और क्या होता है स्टूडेंट, जो एल्डिहाइड होते हैं वही एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। यानी वो एल्डिहाइड ही कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। जिसमें आपको दिख रहा है एल्डिहाइड किस में है, ये हमारे पास बेंजाल्डिहाइड, ये एक प्रकार क्या है, एल्डिहाइड है। यानी कि मतलब मैं बता दूं स्टूडेंट, सीधा एग्जाम्पल आपका मैं बता दिया हूँ यहाँ पर। और आप देख सकते हैं हमारे पास एक HCHO जिसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, यह भी एक स्टूडेंट आपका एग्जाम्पल है, यह भी एक कैनिजारो अभिक्रिया देता है, ठीक है। वह कह रहा है कि कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो केवल कैनिजारो अभिक्रिया वही देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। यही एक एल्डिहाइड है जिसका नाम बेंजाल्डिहाइड। इसका सूत्र मैं बता दे रहा हूँ, C6H5CH
ओ ये स्टूडेंट इसका सूत्र है किसका, बेंजाल्डिहाइड का। इनके पास क्या होता है स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, ना ही इसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इसीलिए यही दो एल्डिहाइड हैं जो काइनेजारो अभिक्रिया देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रश्न एक कच्चा हमारा क्या कह रहा है कि कार्बिल एमीन क्रिया देता है। क्या कह रहा है, कार्बिल एमीन क्रिया देता है। नंबर एक है हमारे पास CH3NH2, नंबर दूसरा हमारे पास CH3 का ट्वाइस NH, तीसरा CH3 का होल थ्राइस N, और हमारे पास चौथा है C2H5 का होल ट्वाइस NH। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, कार्बिल एमीन क्रिया वही देते हैं, वही एमीन देते हैं जो हमारे पास 1 डिग्री एमीन होते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक एमीन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास जो प्राथमिक एमीन होते हैं, जो प्राथमिक एमीन जो हमारे प्राथमिक एमीन होते हैं, या हम जिसे स्टूडेंट 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या जिसे हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं प्राथमिक एमीन को। तो स्टूडेंट मैं बता दूं यहाँ पर होते क्या, प्राथमिक एमीन कौन है। जैसे मैं कह दूं स्टूडेंट हमारे पास CH3NH2, ठीक है, यानी मतलब मेथिल एमीन CH3NH2, यह स्टूडेंट एक प्रकार की 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नाइट्रोजन है केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे हम 1 डिग्री एमीन कहेंगे। अगर यह नाइट्रोजन हमारे स्टूडेंट 2 कार्बन से जुड़ा होता तो उसे 2 डिग्री एमीन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ यह नाइट्रोजन जो है ये 2 कार्बन से जुड़ा, यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस है ना, 2 कार्बन है कि नहीं है, तो यहाँ जो नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ेगा, इसीलिए इसे 2 डिग्री एमीन, इसे 3 डिग्री एमीन कहेंगे। और केवल मैं बता दूं, कार्बिल जो एमीन अभिक्रिया है केवल और केवल प्राथमिक एमीन, या जिसे हम 1 डिग्री एमीन कहते हैं, वही देते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका CH3NH2। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 का गा स्टूडेंट कह रहा है उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तर दीजिए। और जो स्टूडेंट हमारे जो क्वेश्चन है 2 का और खा वो हट चुके हैं, यानी मतलब वहाँ स्टार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं अनसाल्ड में। ठीक है, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में नहीं है, वो उसमें स्टार लगा स्टूडेंट, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। जिनमें स्टार नहीं लगा है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा 2 का गा उत्तर दीजिए। नंबर 1 है हमारे पास, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, यही कह रहा है ना। तो स्टूडेंट आपको उत्तर डाल करके लिखना है, क्या करना है आपको उत्तर डाल करके लिखना है स्टूडेंट, उत्तर डाल करके सीधा सा आपको लिखना है कि विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयन में उपस्थित आयनों की संख्या क्या होती है स्टूडेंट, घटती है। की संख्या क्या है, घटती है। अतः चालकता भी घटती है।
तो आपको क्या लिखना है स्टूडेंट उत्तर में? हमसे पूछ रहा था कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, तो आपको उत्तर में लिखना है स्टूडेंट, उत्तर डाल करके कि विलयन की तनुता बढ़ाने पर। अगर स्टूडेंट अगर विलयन की तनुता बढ़ा रहे हैं, अगर कोई विद्युत अपघट है, उसमें अगर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलाते चले जा रहे हैं, यानी मतलब बहुत ज़्यादा तनु हो जाएगा। जब उसकी तनुता बढ़ाने पर क्या होता है इसमें, जो विलयन के इकाई आयन, जो विलयन है उसमें जो आयन है, इकाई आयन में उपस्थित जो आयनों की संख्या है ना, जो उसमें जो विद्युत अपघट्ट होगा उसमें क्या होगा स्टूडेंट, आयनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। आप जितना उसमें यानी पानी मिलाएंगे उतना ही क्या होगा स्टूडेंट, आयनों की संख्या क्या हो चली जाएगी, घटती चली जाएगी। इसलिए अगर आयनों की संख्या घटती है तो चालकता भी क्या होती है स्टूडेंट, घटती है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर जितना तनु होगा विलयन उसमें आयनों की संख्या क्या होगी, उतनी ही घटती चली जाती है, उतनी ही क्या होती है, घटती है, जितना आप उसमें पानी की मात्रा मिलाएंगे। अगर क्या होगा स्टूडेंट, अगर हमारे आयनों की संख्या घटती है तो चालकता भी घटती है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं दो का घा का दूसरा हमारा क्या कह रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दूसरा है, दो का गा का दूसरा। तो दो का गा का हमारे पास क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.20 MkCl विलयन की चालकता 0.248 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। यही कह रहा है इसकी मोलर चालकता क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, इसकी कह रहा है कि मोलर चालकता क्या होगी, यही पूछ रहा है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, हम देखिए स्टूडेंट, हम उत्तर लगाएंगे। सबसे पहले आप उत्तर डालिएगा यहाँ पर, इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको उत्तर कैसे लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मान दिया हुआ है, ये मान है किसका, और ये क्या हमारे पास मान है। तो मैं बता दूँ स्टूडेंट, जो हमारे पास सांद्रता है, जो हमारे पास सांद्रता है, सांद्रता दी हुई है हमारे पास, जिसे हम C कह सकते हैं। हमारे पास कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 0.20, कितना दिया हुआ है, 0.20 है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देख सकते हैं 0.20 M, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चालकता, या हम जिसे कहते हैं विशिष्ट चालकता भी कहते हैं, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता का मान हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, विशिष्ट चालकता का मान है हमारे पास 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इतना हमारे पास मान दिया हुआ है विशिष्ट चालकता का। ठीक है, हम यहाँ पर निकालना क्या है, हमें विशिष्ट चालकता को मैं बता दूं कैप्पा भी कहते हैं। ठीक है, इसे कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें निकालना है मोलर चालकता। मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, लैम्बडा m बराबर, ठीक है, ये सफिक्स में बना हुआ बराबर होता है कैप्पा, यानी मतलब के, विशिष्ट चालकता जिसे कहते हैं, गुणे 1000 और बटे होता है स्टूडेंट C, जिसे हम कहते हैं सांद्रता। ये होता है स्टूडेंट हमारा सूत्र। अब यहीं पर हमें वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम बता सकते हैं कैप्पा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.248 गुणे 1000 बटे हमारे पास क्या स्टूडेंट, 0.20। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये तीनों के तीनों जीरो है, ये खा जाएंगे, यानी कि मतलब ये तीनों के तीनों जीरो क्या हो जाएगा, ये खा जाएगा स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा लैम्बडा m बराबर क्या बचेगा, हमारे पास 248 और बटे हमारे पास क्या स्टूडेंट 0.20, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। हमें दशमलव हटाना, 2 अंक बाद है, ये 2 जीरो हम लगा लेंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, हमें 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा 1 और 2 दूनी 4, यानी 2 और 2 चौको 8, यानी वो 4 आ जाएगा। ठीक है, और जीरो हमारे पास बचा हुआ है। तो इसका मात्रा क्या होता है मोलर चालकता का, तो होता है स्टूडेंट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और होता है मोल इनवर्स। ये होता है स्टूडेंट, इसका आंसर पूरा का पूरा आ गया है। यही क्या है, आंसर है। आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही मोलर चालकता का मान है, आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, 2 का घा हमारा कह रहा है, 2 का घा
प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 गैसियस फॉर्म में है, एरो 2NO2 गैस प्लस 1/2 O2 और गैसियस फॉर्म में 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 गुणे 10⁻² मोल लीटर इनवर्स थी, जो 30 मिनट के पश्चात 0.20 गुणे 10⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको जो है यहाँ मान भी दिया हुआ है log 10⁻⁶2 बराबर 0.7924, ये हमारा इसका मान दिया हुआ है पूरा का पूरा। हम देखिए स्टूडेंट हल करते हैं, वेग स्थिरांक कह रहा है तो देखिए यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है स्टूडेंट। सबसे पहले हमें फार्मूला क्या लगाना, वेग स्थिरांक का, वो भी किसकी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। ठीक है, किसका है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो के बराबर होता है स्टूडेंट 2.303 बटे टी लॉग 10 बेस, और क्या होता है स्टूडेंट, या तो आप लगा सकते हैं a/a-x लगा सकते हैं। ठीक है, a/a-x, या लगा सकते हैं स्टूडेंट r, यानी r1 की सांद्रता है ये, और ये क्या है स्टूडेंट r सांद्रता ये 2, या तो आप ये लगा सकते हैं सूत्र, या हमारे पास मैं बता दूं, या आप डाउट में ना पड़ जाए, या के बराबर आप लगा सकते हैं 2.303 बटे हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट टी, और हमारे पास क्या होता है log 10 बेस a/a-x। आपने यही पढ़ा होगा, ठीक है, ज़्यादातर के। तो आप चाहे ये सूत्र लगा दीजिए या तो आप ये सूत्र लगा दीजिए, आंसर वही आना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर के बराबर हमारे पास क्या 2.303 बटे हमारे पास समय कितना दिया हुआ है, समय जो हमारे पास दिया हुआ 30 मिनट, कितना है 30 मिनट, तो हम 30 लिख देंगे, और log 10 बेस। देखिए स्टूडेंट अगर ये भी लगा रहा है तो ये हमारी क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता ही होती है। ठीक है, ये हमारी क्या स्टूडेंट, प्रारंभिक सांद्रता, ये भी प्रारंभिक सांद्रता है। तो प्रारंभिक सांद्रता जो है हमारे पास ये देख लिखा, प्रारंभिक सांद्रता कितना है 1.24 गुणे 10⁻²। तो प्रारंभिक सांद्रता जो हमारी होती है ए होती है, तो आप रख देंगे स्टूडेंट 1.24 गुणे 10⁻²। आपने ऐसा रख दिया बटे। अब देखिए अंतिम सांद्रता है, जब हमारे पास कुछ समय लगता है इसके बाद जो हमारी बचती है सांद्रता वो हमारी a-x है। ये कह रहा है 30 मिनट के पश्चात, 30 मिनट के पश्चात हमारे पास इतनी रह गई है, कितनी रह गई, इतनी रह गई, जब कुछ समय लग रहा है। ठीक है, तो हम रख देंगे इतना पूरा मान, इसका जो पूरा हमारे a-x का मान कितना है, इतना रह गई है, यानी कि मतलब। ठीक है, तो हमारे पास रख देंगे 0.20 गुणे 10⁻², ये हमारे पास हो गया। अब 10⁻² से 10⁻² कट जाएगा, और हमारे पास देख यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद, तो हम दशमलव कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट यहाँ से आप भाग भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं साफ साफ। तो देखिए 2.0303 बटे 30 और log 10 बेस। अब देखिए 100 हमारे पास कितना है 24 बटे में क्या स्टूडेंट 20। तो देखिए स्टूडेंट हम 2 से पहले भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 छक्के 12। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। अब हमारे पास 10 है नीचे, यानी मतलब ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ हमारे पास एक बचा हुआ है, तो अब हमारे पास 10 है, ऊपर ले जाएंगे तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, लग जाएगा ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, के बराबर 2.303 बटे 30 log 10 बेस, हमारे पास कितना है 6.2 आ गया इतना। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, के बराबर इतना आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे के बराबर 2.303 बटे क्या है 30। ठीक है, अब log 10⁻6.2 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हमें जो इसमें मान दिया हुआ है इतना पूरा पूरा रख देना है आपको। ठीक है, कितना है 0.7924
7 9 2 4। ठीक है स्टूडेंट, इतना है। अब इसका गुणा कराएंगे फिर 30 का भाग लगाएंगे स्टूडेंट, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर 0.0304 इतना आ जाएगा। और हमारे प्रथम कोटि का स्टूडेंट तो बेग स्थिरांक का जो मात्रा का गया आप सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं लिखे दे रहा हूँ मिनट इनवर्स। ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया है, आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ क्या सकते हैं, जीरो को यहाँ ला भी सकते हैं 1-2 अंक बाद यहाँ तक, तो 3.041 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। बात एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट 3 का गा हमारा कह रहा है कि द्विदंतुर और उभय दंतुर लिगैंड से क्या तात्पर्य है। ठीक है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, यही हमसे कह रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको लिखना है द्विदंतुर लिगैंड। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले मैं बता दूं द्विदंतुर लिगैंड। तो आप हेडिंग डालेंगे द्विदंतुर लिगैंड, द्विदंतुर लिगैंड। ठीक है, द्विदंतुर लिगैंड। तो द्विदंतुर लिगैंड होता क्या है, तो देखिए स्टूडेंट मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल भाषा में आपको लिखना है कि द्विदंतुर लिगैंड होता क्या है। तो ऐसे लिगैंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि ऐसे लिगैंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, कितने, दो दाता परमाणु होते हैं, उन्हें द्विदंतुर लिगैंड कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप उदाहरण में बता दूं, उदाहरण क्या है हमारे पास। उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे मैं कह दूं हमारे पास द्विदंतुर लिगैंड कह रहा है, तो हमारे पास स्टूडेंट CH2 बॉन्ड NH और CH2 बॉन्ड NH। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो दाता परमाणु उपस्थित है। एक हमारे पास यह नाइट्रोजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है अभी, एक हमारे पास ये है, यानी कि मतलब इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो दाता परमाणु है कि नहीं है। लोन पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ठीक है, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, अभी भी दो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं। तो वही तो लिखा है, जिनके पास दो दाता परमाणु, एक दाता परमाणु हमारे पास ये नाइट्रोजन है, एक ये है। इसका नाम क्या स्टूडेंट आप लिख भी सकते हैं, इथिलीन डाई एमीन। क्या नाम है, इथिलीन डाई एमीन नाम इसका। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, अभी और भी एग्जाम्पल होते हैं, वो हमसे एक ही पूछा है। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्या है, उभयदंती। क्या कह रहा है, उभयदंतुर लिगैंड। ठीक है, तो हेडिंग पड़ेगी उभयदंतुर लिगैंड। की उभयदंतुर लिगैंड क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं उभयदंतुर लिगैंड की परिभाषा बहुत सिंपल है। वैसा लिगैंड जो
जो वैसा लिगैंड एक से ज़्यादा भिन्न का मतलब होता है अलग, एक से ज़्यादा भिन्न परमाणुओं भिन्न का मतलब क्या हुआ, अलग, परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ सकता है उसे उभयदंतुर लिगैंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उभयदंतु लिगैंड कहते हैं। जैसे हमारे पास है, जैसे हमारे पास स्टूडेंट Cn माइनस, क्या है, Cn माइनस कामा NO2 माइनस और EtC, ये हमारे पास क्या होते हैं, उभयदंतुर लिगैंड्स होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। 3 का घा है हमारा, तो डी ग्लूकोस तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता स्टूडेंट, आपको लिखना है डी ग्लूकोस। तो डी ग्लूकोस की सबसे पहले मैं संरचना बनाऊं, किसकी, डी ग्लूकोस की। तो देखिए यहाँ पर डी ग्लूकोस की आपको संरचना बनाना है, मैं बना दे रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, तो डी ग्लूकोस की कैसे बनाना है, आपको लिखना है CHO, क्योंकि ग्लूकोस में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, और आपको ऐसे करके एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, ये हमने एक लाइन खींच ली। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन खींच लिया, और आपको 4 लाइन डिवाइड कर लेना है। एक हमारी लाइन ये हो गई, और दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई स्टूडेंट, और चौथी हमारे पास ये हो गई। नीचे हमारा ध्यान रखना CH2OH होता है, क्या होता है, CH2OH, इसमें प्राथमिक एल्कोहल उपस्थित हो। ठीक है, CH2OH होता है। यहाँ पर आपको शुरुआत करना है, डी है ना, तो दाएं साइड में होना चाहिए ज़्यादातर के, तो हमारे पास OH होना चाहिए ज़्यादा, OH यानी H ये हो गया OH, और एक तरफ हमने कर दिया मान लो H, फिर हमने OH की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी। ठीक है, OH यहाँ पर ध्यान रखना, इस साइड में क्या होता है, डी ग्लूकोज में OH की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और एक H जरूर होना चाहिए। ठीक है, आप इस H को यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, इस H को यहाँ भी कर सकते हैं, इसको यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें रट्टा मारने वाली बात नहीं होती है कि ऐसा ही बनाइए, आप इस OH को यहाँ कर सकते हैं और इस H को यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जहाँ OH है उसके यहाँ विपरीत में हमारा क्या होता है, H होता है, या H है तो यहाँ विपरीत में क्या होगा स्टूडेंट, HO यानी OH होगा। ठीक है, इसके विपरीत में क्या होगा, H होगा, और इसके विपरीत में भी क्या होगा, H होगा। ये हमारी डी ग्लूकोज की संरचना बन गई है। अब हम डी फ्रक्टोज की बनाएंगे, डी फ्रक्टोज की भी बनाएंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डी फ्रक्टोज, तो डी फ्रक्टोज की संरचना देखिए यहाँ पर, इसको कैसे बनाना है आपको, ऐसे ही देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है स्टूडेंट, आपको देख लीजिए यहाँ पर ऊपर क्या करना है, CH2OH, इसमें क्या होता है, नीचे और ऊपर दोनों जगह हमारे CH2OH होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, आप ऐसे करके कीटोन लगाएंगे, कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। इसके बाद पूरी की पूरी आपको लाइन खींच देना है, और इस यहाँ 4 लाइन खींचे थे, हमें यहाँ 3 ही लाइन खींचना पड़े, 1 2 3 लाइन हमने किया। ऊपर भी हमारा CH2OH होता है, नीचे भी CH2OH होता है। तो देखिए CH2OH। अब यहाँ पर उसी प्रकार करना है, जैसे हमने यहाँ H लगा दिया और यहाँ OH लगा दिया, यहाँ मान लो हमने OH लगा दी, क्योंकि डी बनाया तो यहीं दाई साइड जाना होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए OH की संख्या।
एच के विपरीत हमारा क्या होता है ओ एच, जिसे ओ एच एच ओ लिख सकते हैं। ओ एच के विपरीत हमारा एच हो जाएगा, ओ एच के विपरीत हमारा एच हो जाएगा। ये हमारा दोनों के दोनों इसकी संरचना बन गई है, यही इसका अंतर है। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे प्रिय स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।